बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जय जवान जय किसान। नमस्कार किसान भाइयों, मैं शशिकला स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हम हैं, आप हैं और हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन आपके साथ होता है ताकि कृषि संबंधित आपकी कोई भी दिक्कतें आए उससे हम आसानी से दूर कर सके और आप हमारे इस कार्यक्रम से लाभान्वित होते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खेत की जुताई के बाद खेत को खरपतवार से करें मुक्त। एकीकृत खेती प्रणाली पर ध्यान देने की है जरूरत। मूंग की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाए पूसा विशाल। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई खेत की जुताई के बाद खेत को खरपतवार से पूर्ण रूप से मुक्त करें और ज़रूरत पड़े तो फसल बोने से 1 से 2 दिन के अंदर शाकनाशी का उपयोग करें। बेहतर आजीविका और आर्थिक स्थिरता के लिए एकीकृत खेती प्रणाली पर ध्यान देने की ज़रूरत है। झारखंड की भूमि मिट्टी क्षरण की समस्या से ग्रसित है और इसके निदान के लिए सतत टिकाऊ कृषि प्रणाली की आवश्यकता है। एकीकृत कृषि प्रणाली से समाज की मांगों को पूरा करने, मानव स्वास्थ्य और पशु कल्याण को बनाए रखने, पर्यावरण की देखभाल और प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखने में मदद मिलती है। किसान भाई, यदि आप व्यावसायिक रूप से सालों भर गेंदा फूल की खेती करना चाहते हैं तो उन्नत प्रभेद का चयन करें। गेंदा फूल की खेती के लिए पूसा नारंगी, पूसा बसंती मुख्य रूप से लगा सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल उत्पादन लिया जा सकता है। मुख्यतः यहाँ पर जो खेती होती है वो गेंदा की खेती होती है। उसमें साल भर भी खेती की जा सकती है। खेती तो तीनों की, ग्लैडियोलस की, जरबेरा की भी पूरे साल होती है, लेकिन जो ज़्यादा सस्ता और सरल पुष्प है वो गेंदा है। इसके लिए पूरे साल बोया जा सकता है। जैसे जनवरी फरवरी में, जून जुलाई में, सितंबर अक्टूबर में लगा के हम पूरे साल उसको मतलब खेती ले सकते हैं। इसमें है पूसा नारंगी है, पूसा बसंती है, इसके बाद है जो प्रमुख रूप से उगाई जाती है। इनका उत्पादन प्रति हेक्टेयर बहुत अच्छा होता है और इसकी जो आमदनी है वो भी बहुत अधिक होती है। 1 हेक्टेयर में लगभग 350 कुंटल गेंदा फूल का उत्पादन होता है। मूंग की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पूसा विशाल लगाएं। मूंग की खेती के लिए 2 से 3 बार देशी हल से खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दे। जुताई के समय गोबर की सड़ी खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरह मिला दे। मूंग ऊंची जमीन में लगाई जाने वाली फसल है, इसीलिए खेत में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। किसान भाई कतारों में बीजों की बुआई और खाद डालने के लिए बिरसा बीज सहखाद ड्रिल नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 50 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है गोभी वर्गीय फसल में हीरा पृष्ठक कीट के नियंत्रण के बारे में। फूल गोभी या पत्ता गोभी की खेती कर रहे किसान अपनी फसल में हीरा पृष्ठक कीट के नियंत्रण के लिए 3 प्रकाश ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं। इसके लिए 1 एकड़ खेत में 3 अलग अलग स्थानों पर बाल्टी में पानी भर कर रखें और उसके ऊपर बल्ब जला दें। 3 से 4 दिनों में अधिकांश वयस्क कीट मर जाएंगे। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए।
रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, मंडी भाव, साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर मौसम के मिजाज को जाना। आइए यहाँ पे लेते एक छोटा सा विराम। बने रहिए आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के साथ। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। किसान भाइयों, कभी कभी देखा जाता है कि अधिक पानी भी फसलों को बर्बाद कर देती है और कम पानी भी फसलों को नष्ट कर देती है। कुछ साग सब्जियां, कुछ फसल ऐसे होते हैं जो कि सूक्ष्म सिंचाई के द्वारा उसकी खेती की जाती है। हमारे झारखंड में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति द्वारा उच्च मूल्य वाली उद्यानिकी से हमारे किसानों को कितना लाभ मिल रहा है, जानने के लिए आइए सीधे रुख करते हैं विशेषज्ञ की ओर। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्म सिंचाई प्रबंधन के द्वारा उद्यान की फसल का खेती, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आदर्श कुमार श्रीवास्तव। डॉक्टर साहब, आज का विषय है, जैसे हमने लिया है कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्म या ड्रिप इरिगेशन के द्वारा उद्यान की फसल का खेती कैसे करेंगे। किसान भाइयों, झारखंड में आप लोग देख रहे होंगे बारिश तो करीब 1200 से लगा के 1400 mm होती है, जो कि अन्य राज्यों की अपेक्षा काफ़ी अच्छी है। लेकिन यहाँ की जो भूमि है वो बहुत ही ऊंची नीची है, अंडुलेटिंग है, जिसके कारण जो भी हमारा पानी बरसता है, वर्षा का पानी आता है, वो बह के निकल जाता है और खेतों के लिए अनुपयोगी हो जाता है। इसीलिए देखते हैं कि यहाँ पर मोनोक्रॉपिंग होती है और जिसके कारण रबी में और गर्मा में खेत खाली पड़े रहते हैं। अगर हम 12 मास
खेती करना चाहते हैं, खासकर हम उच्च मूल्य की सब्जियां हैं, जैसे खीरा है, ककड़ी है, नेनुआ है, आम है, अमरूद है और साथ साथ है टमाटर, बैंगन। ये आजकल हर फसलें मतलब में सूक्ष्म सिंचाई की मतलब प्रयोग हो रहा है। हम तो देखते हैं कि स्प्रिंकलर सिस्टम का गेहूं में भी प्रयोग हो रहा है, मक्का में भी प्रयोग हो रहा है, सब फसलों में प्रयोग हो रहा है। और ड्रिप इरिगेशन के द्वारा तो हम लोग मक्का में जैसे स्वीट कॉर्न है, बेबी कॉर्न है, उसका उत्पादन ले रहे हैं, हल्दी है और अदरक है, साथ साथ है स्ट्रॉबेरी है, आपका स्वीट पोटैटो है, बैंगन है, टमाटर है, मिर्च है, गेंदा है। सब फसलों में आजकल ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग हो रहा है। और उससे क्या होता है कि ड्रिप इरिगेशन से कम समय में एक तो उत्पादन भी बहुत अधिक होता है, साथ साथ हमारा कम से कम 80 से 85% पानी की भी बचत होती है। तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में यहाँ के लिए जो टपक सिंचाई है या मतलब जिसको ड्रिप इरिगेशन भी बोलते हैं, वो बहुत ही आवश्यक है। और ड्रिप इरिगेशन के द्वारा बहुत से, अब तो गिरिडीह क्या हर जगह पर हजारों एकड़ ज़मीन लगी हुई है ड्रिप इरिगेशन के द्वारा, और किसान अब उसको सुगमता से मतलब अपना रहे हैं। साथ साथ सरकार के द्वारा 80 से 90% उसमें सब्सिडी दी जा रही है, तो किसान और भी इच्छुक हैं लगाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत से ज़्यादा नहीं, बहुत कम पानी में ही अधिक से अधिक फसल मतलब उच्च वर्ग की जो सब्जियां हैं उनका उत्पादन कर रहे हैं। हमने तो देखा है कि लोग बैंगन है, टमाटर है, गर्मी में तरबूज है, खरबूजा है, बैंगन है और इसके साथ गाजर है, और साथ साथ जितना भी कद्दू, करेला, नेनुआ है, वो सबकी खेती कर रहे हैं। इवन सेम की भी खेती कर रहे हैं ड्रिप इरिगेशन लगा के, और उससे उत्पादन वो उनका हम अनुभव यहाँ पर बताते हैं आके कि मेरा उत्पादन करीब 20 से 25% तक बढ़ जाता है अगर हम ड्रिप इरिगेशन के द्वारा करते हैं। और पानी भी की जो है मतलब समस्या है वो हमारी बहुत कम हो जाती है। कम पानी में एक छोटे से कुआं से या डोबा से या तालाब से हम लोग उसको अपने 1 एकड़ 2 एकड़ का सिंचाई कर लेते हैं। बृहद रूप से करना चाहते हैं, जैसे बड़े पौधे के लिए करना चाहते हैं, तो इनके लिए क्या उपाय है, कैसे इसके लिए दिया सकते, जैसे आम के हो गए, लीची के, तो क्या इन सबों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है? हाँ किसान भाइयों, ड्रिप इरिगेशन का जितनी भी बागवानी फसलें हैं, जैसे आम है, अमरूद है, केला है, आपका लीची है, आंवला है, जो कि झारखंड में प्रमुख है, उनको भी उनकी की खेती अगर हम करें बागान में और हम ड्रिप इरिगेशन उसमें लगाएं, तो हम आसानी से उन खेती कर सकते हैं। और उससे हमारा जो देखभाल है इन पौधों की वो अच्छी तरीके हो सकती है। क्या होता है कि शुरुआत में जब हम लोग लगाते हैं, और हमारे यहाँ ज़्यादातर ये जो फल वाले पौधे हैं वो गर्मी में लगाए जाते हैं, तो बरसात में तो हम लोग उसकी देखभाल कर लेते हैं, लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं तो हम पानी की कमी के कारण अक्सर सूख जाते हैं। तो अगर हम जिस क्षेत्र में अगर हम ड्रिप इरिगेशन कर दें तो कम समय में और कम पानी में ही हम इन पौधों को कम से कम 5 से 10 साल तक बना के रख सकते हैं, और ये जल्दी इनका फ्रूट मतलब जो ये फल उत्पादन है वो भी जल्दी से हम लोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ी प्रश्न हमारे मन में आती है कि ड्रिप के द्वारा तो हम अपने पौधों तक पानी तो पहुंचा रहे हैं, तो क्या इसके द्वारा हम उर्वरक का भी प्रबंधन अपने फसलों में कर सकते हैं? जी हाँ किसान भाइयों, हम जो उर्वरक का प्रबंधन है ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से बहुत आसानी से और कम मात्रा में दिए हुए कम मात्रा में भी अधिक ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं। इसके लिए ये जो संतुलित मात्रा होती है उसको सॉल्यूशन के रूप में अगर हम ड्रिप इरिगेशन के टैंक में घोल देते हैं तो वो सभी पौधों में उसकी जड़ों तक पहुंच जाता है, वो शीघ्र ही पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जबकि अगर हम उस
खोद के उसको देते हैं, चारों तरफ गड्ढा बना के देते हैं, वो इतनी आसानी से नहीं होता है। लेकिन पानी के माध्यम से जब हम उसको घुल के पौधों को देते हैं, वो जल्दी अवशोषित कर लेते हैं। यह उर्वरक ही नहीं, अगर हम देख रहे हैं कि कोई पौधे में कोई बीमारी लग रही है और कोई भी कवकनाशी या कीटनाशी सिस्टमेटिक देना है, तो हम उसी टैंक में हम उसको मिला देते हैं, जो हमारी मात्रा है उसको देनी चाहिए, और वो हम ड्रिप इरिगेशन अगर हम चला देते हैं तो हमारा वो पौधे तक पहुंच जाते हैं और हमारी जो बीमारियां या कीट लगा हुआ है वो हमारा ख़त्म हो जाता है और पौधा स्वस्थ हो जाता है। तो देखा किसान भाइयों, ड्रिप इरिगेशन कितनी कारगर है आपकी फसलों के लिए। सिर्फ फसलों के नहीं बल्कि बागवानी से जुड़े जो भी किसान भाई हमारे कर रहे हैं उनके लिए भी। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, ज्वार जिस पल का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है वो है बरसात। बरसात का मौसम दस्तक दे चुका है। अब हमारे किसान भाई अपने खेतों में पूरे जोर शोर से लग गए हैं, खेतों की जुताई कर रहे हैं और अभी धान फसल लगाने के लिए हमारे किसान भाई काफी उत्सुक हैं। धान की बुआई और उसका प्रबंधन हमारे किसान भाई किस प्रकार करें, जानने के लिए आइए सीधे चलते हैं विशेषज्ञ के पास। धान का मौसम है और ऐसे में हम जानेंगे कि धान की बुआई कैसे करें और तकनीक कौन कौन सा प्रयोग करें। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पे है डॉक्टर परवेज आलम जी। तो सबसे पहले इनका हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। अभी का मौसम अगर देखा जाए तो किसानों के लिए सबसे बेहतरीन मौसम कहा जाता है, और धान जो लगाते हैं उनके लिए तो सोने पे सुहागा ये कहा जाता है। तो धान के लगाने के लिए जो बुआई की जो होती है, खेत की तैयारी या समय का आकलन, वो कैसे करें, और खेत की तैयारी के लिए सबसे प्रमुख जो यांत्रिक विधि है वो कौन सा है? हाँ, देखिए ऐसा है कि हम समझ रहे हैं कि ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि बरसात काफ़ी अच्छी हो रही है और पूरे झारखंड में इस बार जो हमारा नॉर्मल रेनफॉल है उससे अच्छा ही रेनफॉल हमको मिलेगा इस बार। तो सबसे पहले तो हम आपके माध्यम से ये आग्रह करना चाहेंगे कि हमारे किसान कम से कम इतना ज़रूर करें कि उनके पास किसी भी तरह की ज़मीन है, चाहे वो ऊंची ज़मीन है, मध्यम ज़मीन है, नीची ज़मीन है, इसमें बुआई अवश्य करें। ठीक है, अब हम एक एक करके आते हैं। मान लीजिए किसान के पास ऊंची ज़मीन है, तो जनरली क्या होता है कि किसान जो है उसको उस पर बहुत कम ध्यान देते हैं। नहीं, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसमें जो आप बुआई करते हैं तो पहले क्या करते हैं किसान भाई क्या करते हैं, उसमें छींटा मार देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको लाइन में लगाना है। पहला कोशिश ये होना चाहिए कि धान के जो दो पंक्तियाँ जो दो हैं उनको लाइन पर लगाएं 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना। पहला तो चीज़ ये ध्यान रखें। और ये जो बुआई है इसको कम से कम आप 30 जून तक अवश्य ख़त्म कर लें। यानी अपलैंड की जो सीधी बुआई है इसको 30 जून तक अवश्य ख़त्म कर लें। दूसरा, इसमें जो खाद का जो प्रयोग करेंगे वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में नहीं करना है, समझ गए। तो उसको 40 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस और 20 किलो नाइट्रोजन ही डालना है इसमें। 40 किलो जो नाइट्रोजन है उसका आधी मात्रा आप देंगे बुआई के समय, और आधी मात्रा 40-50 दिन के बाद जब आप उसमें से निकौनी कर लेंगे, वीट को खरपतवार निकाल लेंगे, तब आप करेंगे। ठीक है। अब साथ ही साथ ये तो हुआ अपलैंड में बुआई का। हाँ, साथ साथ आपको जो आपके पास जो मध्यम ज़मीन है, जो नीची ज़मीन है, उसके लिए बिचड़ा भी तैयार करना है। इस चीज़ को ज़रूर दिमाग में रखेंगे। और बिचड़ा तैयार करने के लिए आप बीज स्थली में, मैं समझता हूँ कि अभी तक आपने गिरा दिया होगा बिचड़ा, है ना। तो जो भी बिचड़ा आपने गिराया है उसमें गिराने के समय आप तो ज़रूर उसमें ये लिए होंगे, नाइट्रोजन डाले होंगे। 1 किलो नाइट्रोजन, 1 किलो फास्फोरस और 1 किलो पोटास प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से। ठीक है। लेकिन किसान भाई करते क्या हैं कि वो बिचड़ा गिरा के फिर उसको छोड़ देते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको ये करना है कि जब बिचड़ा 15 दिन का हो जाए तो उसमें 1 केजी नाइट्रोजन का टॉप ड्रेसिंग अवश्य कीजिए, है ना। 1 केजी नाइट्रोजन का टॉप ड्रेसिंग अवश्य कीजिए, ताकि आपका बिचड़ा हेल्दी हो और ज़्यादा अच्छा पैदावार करने में वो सक्षम हो। बिचड़ा तैयार करने के लिए जो तकनीक आते हैं वो किसान भाई बहुत सारे जो पारंपरिक हैं छींट देते हैं, लेकिन अगर वैज्ञानिक तरीका देखा जाए तो वो कौन सा हो? देखिए, बिचड़ा तैयार करने के लिए सबसे पहले तो होता है भूमि का चुनाव। ये भूमि आपको इस तरह का लेना है जो जहाँ पे जल जमाव की समस्या नहीं होती, है ना। और जब जिस जगह पे आप बिचड़ा तैयार करेंगे उस जगह के ज़मीन को खेत के अन्य हिस्सों से थोड़ा सा उठा के रखेंगे, है ना। मतलब 6 इंची
के आसपास उसको उठा देंगे, रेस्ड बेड जिसको बोलते हैं, और उसको पूरी तरह से समतल करना है। समतल इस तरह से करना है कि उसमें किसी तरह का कोई गड्ढा ना बने, किसी तरह का कोई ऐसा स्ट्रक्चर ना बन जाए जिसमें जब बारिश का पानी हो तो वहाँ पे जमा हो जाए। तो ये जमा होगा तो क्या होगा, बिछड़ा वहाँ पर गलने लगेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बिछड़ा का जो जिस ज़मीन पर लगा रहे हैं वहाँ पर बहुत अच्छे से जल निकास की सुविधा हो और बिल्कुल प्लेन हो, ठीक है। तो ये सावधानी आपको करना चाहिए किसान भाई को, क्योंकि हम देखे हैं कि अक्सर किसान भाई बिछड़ा उगाते तो ज़रूर हैं, इसमें बीज भी डालते हैं, लेकिन क्योंकि वो जल निकास की समस्या के चलते उनका ज़्यादातर हिस्सा जो है वहीं पर गल जाता है। अगर आप श्री विधि से धान की खेती कर रहे हैं, है ना, तो श्री विधि से धान खेती करने में बिछड़ा की आयु को हम कहते हैं कि नहीं, आप इसको 13वें या 14वें दिन उखाड़ लीजिए, है ना। मतलब जिस दिन बिछड़ा आपका 13 दिन या 14 दिन का हो जाए उस दिन उसको वहाँ से उखाड़ करके और सीधे खेत में लगाइए, क्योंकि अगर श्री विधि में 15 दिन से अधिक का आयु का बिछड़ा हो गया तब वो श्री विधि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। अब किसान भाई सोच रहे होंगे कि भाई हम तो श्री विधि से सोच रहे थे, लेकिन 15 दिन में ऐसा हुआ कि हम कुछ खेत तैयार नहीं कर पाए या कुछ अपने पारिवारिक उलझन के चलते हम बिछड़ा नहीं उखाड़ पाए, तो क्या उस बिछड़ा को फेंक देंगे? नहीं, फेंकना नहीं है। फिर आप क्या करें कि उसको इंतज़ार करें कि भी ये 25 दिन का हो जाए और फिर वहाँ से 25वें दिन उसको उखाड़ करके खेत में आप रोपा कर। जो पारंपरिक जो विधि है रोपा करने की, आपको ये पता है कि उसमें बिछड़ा का जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो 40 kg प्रति हेक्टेयर के दर से लगता है, ठीक है। लेकिन अगर श्री विधि में आप जाते हैं तो ये घट करके सिर्फ 15 किलो हो जाता है। तो यानी एक तो आपके पास समय का क्वांटिटी का बचत हो गया, कहाँ 40 kg कहाँ 15, तो आपकी उत्पादन लागत जो है वो कम हो जाती है। दूसरा, जो श्री विधि से जो पैदावार मिलता है और जो इसके मुकाबले पारंपरिक के मुकाबले वो कहीं ज़्यादा होता है। तो इसलिए श्री विधि से अगर किसान सक्षम है खेती करने के लिए तो उनको बिल्कुल श्री विधि से करना चाहिए और ये कोशिश करना चाहिए कि श्री विधि में जितने भी उसके स्टेप्स हैं, जितने भी उसमें काम करने हैं वो अवश्य करें। जैसे थोड़ी संक्षेप में आपको बता देते हैं, श्री विधि करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण यंत्र है वो है कोनोवीडर, है ना। तो कोनोवीडर का प्रयोग श्री विधि से खेती कर रहे हैं तो आप अवश्य करें। कोनोवीडर को कम से कम 2 बार खेत में ज़रूर चलाएं और इस चीज़ का ध्यान रखें कि जिस दिन खेत में धान में फूल आने लगे, उस फूल आने से पहले कोनोवीडर का प्रयोग बंद कर दें। अगर कोनोवीडर आप फूल आने के बाद चलाएंगे तो क्या होगा कि आप जो चलेंगे कोनोवीडर चलाने के लिए, तो आपके चलने से शरीर से हिल डुल करके वो फूल वहीं पर झड़ना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हम लोग इसको बारंबार बोलते हैं कि आप फूल आने से पहले आप कोनोवीडर का इस्तेमाल जितना करना है कर लीजिए, लेकिन जैसे ही फूल आने लगे इसको वहीं पे बंद कर दीजिए। चलते चलते हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि जो किसान भाई धान की खेती करें वो और क्या बेहतर करें कि जिससे उनका उत्पादन अधिक हो। देखिए, धान की खेती कर रहे हैं तो और ये चूँकि मौसम का इस साल के खरीफ का आरंभ है ये, तो मैं आपके माध्यम से किसान को एक सलाह ज़रूर देना चाहता हूँ कि वो जब भी खेती करें और उसमें जो भी उनको प्रभेद लगाना है धान का, उनकी मर्ज़ी है, वो अपने स्वेच्छा से लगाएं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब प्रभेद खरीदने जाएं तो वो प्रभेद असली हो, नकली नहीं हो, क्योंकि बाज़ार में बहुत सारे अच्छे अच्छे बीज के दुकान भी हैं और कुछ लोग जो हैं वो अच्छे बीज नहीं भी बेचते हैं, है ना। तो इस चीज़ से सावधान रहने की ज़रूरत है। प्रमाणिक बीज को ही खरीदें और खरीद करके उसको अपने कृषि कार्य के लिए प्रयोग करें। दूसरा, जब भी आप बीज खरीदें किसी भी दुकान से तो उसकी पक्की रसीद लेना मत भूलें, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी आप बीज खरीद रहे हैं उसकी जो पक्का रसीद होता है उसको वहाँ से ज़रूर लें, ताकि अगर बाद में किसी तरह का मान लीजिए कि फूल नहीं आया, फूल आया तो फल नहीं लगा, तो किसी तरह का अगर इस तरह का कोई समस्या आता है तो फिर आप अपने नज़दीकी ब्लॉक से जा कर के इसका कंप्लेन कर सकते हैं और इसके बदले में सरकार आपको मुआवजा दे सकती है। और इसका प्रावधान हमारे झारखंड सरकार में है कि हम अगर आपका बीज के चलते नुकसान हो रहा है तो उसका मुआवजा हमारी सरकार इसको वहन करती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें।
किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने धान की बुआई की तकनीक के बारे में और उसके प्रबंधन के बारे में कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप इसका उपयोग करेंगे और ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करेंगे। आप हमारे इस कार्यक्रम में और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद और जोहार किसान भाई। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। जल्दी से हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो इसी तरह से हमारा कार्यक्रम देखते रहिए और हमारा ये कार्यक्रम आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। अपना मोबाइल निकालना है, यूट्यूब में जाना है, सर्च करना है कृषि दर्शन रांची। हर दिन का एपिसोड आपके सामने होगा। अब हमें और हमारी पूरी टीम को यहीं पे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कृषि दर्शन के पूरी टीम के साथ नमस्कार, जोहार।